Hello students. So today what we really wish to do is I just want to discuss a few idioms and phrases with you. Now idioms and phrases you all have been learning. Learning means mugging up. When you see four options, you just try to grab the answer and then you keep it in mind. But a few problems that come with it is how many phrases can we learn? Any student really, we need to know as a if I'm working in an office, even not a student, we need to know lot many phrases. And as a student, I say you really need to know 1,000-2,000 phrases. How many can you learn? Not possible. So what is desired is, instead of learning the phrases, we really need to understand so that they come to my mind the moment I see a phrase or when I want to apply it. And doing that really needs something that I want to discuss today with you. See, let's go like this. I write one phrase for you. This is called baker's dozen. Why baker's dozen? What do you mean by the word baker's dozen? Baker's dozen, people have been saying the answer for this is 13 or a group of 13. Means any cluster of 13, I consider this is a baker's dozen. Suppose there are 13 girls in a class and rest of the boys, I can call that particular batch as a baker's dozen. Suppose I have to do something for the 13th time, I have tried it a dozen times already, I will say it is a baker's dozen. So you came to me, you told me यार वो फ़ोन नहीं उठा रहा, उसे एक बारी फ़ोन ट्राई करो. मैंने कहा मैंने भी एक बारी 10-12 बार ट्राई कर लिया यार, वो नहीं उठा रहा है. चलो आप कहते हो तो एक बारी और ट्राई कर लेता हूँ. तो आई विल मेक लाइक दिस. आई कॉल्ड हिम a dozen times. Let me make it a baker's dozen. So then it becomes a baker's dozen. Now people have been saying baker's dozen हो गया. आपने कभी सोचा है कि आंसर रट लिया, उसके बाद 13 आ गया, सब कुछ हो गया. कभी आपने नहीं सोचा कि 14 ही क्यों नहीं हुआ, 15 ही क्यों हो गया. एंड दैट इज द लॉजिक आई विश माई स्टूडेंट नीड टू लर्न. तो ये चीज़ याद रखें कि 13 है. तो 13 दी लाइक वेस्टर्न कल्चर पीपल दे कंसिडर 13 इज एन ऑमिनस फिगर. दे कंसिडर इट ब्रिंग्स बैड लक टू यू. सो देन इट इज दे टाई अवे फ्रॉम इट. बट नेचुरली इफ यू आर डूइंग समथिंग, अगर 12 बार कर रहे हैं फिर 14 टाइम करने से पहले 13 टाइम तो करना ही पड़ेगा ना. तो व्हेन यू आर डूइंग फॉर 13 टाइम यू आर अ लिटिल स्केप्टिकल. तो दिमाग में हल्का सा एक वहम टाइप का आ जाता है. तो वो उसके लिए उन्होंने एक फ्रेज बना दिया कि जो चीज़ 13 टाइम करनी पड़े उसको हम बेकर्स डजन बोल देते हैं. परफेक्ट, ऑल राइट. तो यहाँ बेकर्स डजन आ गया. तो इसीलिए अगर आप देखो तो अनलकी मानते हैं तो आप कई जगहों पर जाइए, 5 स्टार होटल्स में जाइए, तो देन यू फाइंड दैट देयर इज़ नो 13 बटन इज देयर इन द लिफ्ट, यू सी, क्योंकि वो 13 फ्लोर नहीं होता. सिमिलरली आप देखिए तो नोएडा में 13 नंबर सेक्टर नहीं है, या चंडीगढ़ में 13 नंबर सेक्टर नहीं है. पीपल अवॉइड टेकिंग 13 नंबर व्हीकल. तो इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस इन इंडिया. इवन अगर इंडिया में अगर ऐसा है तो वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा होता होगा. 13 का बेसिस वही था. नाउ बेकर्स डजन ही क्यों आया, ये चीज़ भी सोचने की है. तो बेकर्स डजन इसलिए आया कि यूरोपियन कल्चर में पीपल यूज टू हैव काइंड ऑफ रूल्स. दी वेयर दी किंग्स मेड स्ट्रिक्ट रूल्स कि अगर बेकर का कोई भी अगर सामान खराब होगा तो ही वुड बी पनिश्ड वेरी हैवीली. तो टू अवॉइड दैट पनिशमेंट दे made it a rule. Principally, all the bakers used to supply one extra in their dozen, so their dozen was always of 13. तो वहाँ से एक phrase ही बनकर आ गया baker's dozen. Hope you understand this. So that is the way कि आप उसका sentence बनाएं, उसका origin देखें, फिर उसको रिलेट करें. अच्छा यार यहाँ पर होता है, वो लिफ्ट के साथ होता है, नोएडा के साथ. यानी अगर आप थोड़ा सा भी टाइम लगाओगे देन इट विल बी कंप्लीट लर्निंग. आफ्टर दैट यू विल नॉट फॉरगेट, और फिर आपको वो रटना भी नहीं पड़ेगा. टाइम लगेगा बट ग्रेजुअली यू सीमेंट इट इन योर माइंड. ओके, एक और फ्रेज देखते हैं, टू बेंडी वर्ड्स विद. वैसे तो सुनकर कुछ समझ नहीं आ रहा, टू बेंडी वर्ड्स विद. तो ऐसे केस में ये देखते हैं अभी बेंडी का क्या लॉजिक है. दिस शुड स्ट्राइक योर माइंड. तो मैं पहले एक आंसर देख देता हूँ. इसका आंसर है टू आर्ग्यू. ओके, तो मुझे जब नहीं समझ आया बेंडी का मतलब क्या है, तो आई वेंट थ्रू दिस थिंग. डिक्शनरी मैंने देखी, आई लुक्ड अप ए डिक्शनरी एंड देन आई फाउंड कि बेंडी का अपना मतलब ही आर्ग्यू करना होता है. तो इसका मतलब ये एक्चुअली फिर आर्ग्यू ही हो गया. ओके, तो आर्ग्यू हो गया तो फिर मैंने एक सेंटेंस बनाया कि सच एन ऑब्स्टिनेट आई डू नॉट वांट टू बेंडी वर्ड्स विद हिम. वो बहुत जिद्दी है, उसके साथ यार बहस करने का फ़ायदा नहीं है, आर्गूमेंट करने का फ़ायदा नहीं है. कैसे पता चला मुझे? बेंडी का मुझे मीनिंग देखना पड़ा. इफ़ आई नो द मीनिंग, बेंडी क्या होता है, तो एक तो मेरा वोकेबलरी में ऐड हो गया एक वर्ड, और मेरे लिए ये फ्रेज बिल्कुल केक वॉक हो जाती है. तो दैट इज अनदर थिंग. ओके, तो वोकेबलरी से भी आप कर सकते हैं. एक और तरीका देखते हैं, बीट अबाउट द बुश या बीट अराउंड द बुश होता है.
ये तो काफ़ी लोगों को फ्रेज आती भी होती है, बीट अबाउट द बुश एंड बीट अराउंड द बुश, मतलब घुमा फिरा कर बात करना, सीधा पॉइंट पर नहीं आना, नॉट कमिंग टू द पॉइंट स्ट्रेट अवे, या टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर होता है, इधर उधर की बातें करते रहना, सीधी पॉइंट की बात नहीं करना। आप किसी को कुछ पूछते हैं और वो सीधी बात जवाब नहीं देता, तो व्हाट डू यू से? यू से यार कि यार सीधी बात करो यार, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ, या तुम इधर उधर घुमा रहे हो। दिस इज व्हाट दे वी से इज राउंड अबाउट मैनर में बात करना होता है, इसको बोलते हैं राउंड अबाउट मैनर। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू से, आंसर देखें। अब अगर आप ये देखो तो राउंड अबाउट मैनर में सेंटेंस क्या बनाएंगे? सेंटेंस बनाएंगे कि ही इज द काइंड ऑफ पर्सन ही नेवर गिव्स यू अ स्ट्रेट आंसर, ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट इन ए राउंड अबाउट मैनर, या ही ऑलवेज बीट अबाउट द बुश, या टीचर कैन से यू हैव नॉट सबमिटेड योर असाइनमेंट, व्हाई आर यू बीटिंग अबाउट द बुश, गिव मी द राइट लॉजिक। दैट इज द वे ऑफ सेइंग। अब लॉजिक ये भी है समझने का कि राउंड अबाउट ही क्यों है, सॉरी बीट अबाउट द बुश ही क्यों है। द बुश इज लाइक दिस कि व्हेन दैट fellow was going for a kind of Sunday excursion and took his air gun with him and then his junior with him and then valet उसको लेकर साथ में चला गया जंगल में, अपनी उसने एयर गन उठा ली शिकार करने के लिए। जब वो गया वहाँ पर तो अब उसने अपने जूनियर को, अपने अर्दली को, अपने वैले को क्या कहा कि तुम एक बुश को हिलाओ, उसमें स्टिक मारो ताकि बुश में जो बर्ड बैठी होंगी वो उड़ेंगी और फिर वो एक दो को किल कर लेगा, तो उसका फन हो जाएगा। He wanted to do some kind of this kind of excursion. So what the valet is doing, what that attendant is doing, instead of hitting the bush, he is just hitting around the bush. तो सीधा bush को hit नहीं कर रहा, तो the man will definitely say यार what are you doing, why you are not hitting the bush, तो why are you beating about the bush, it means वो उसको सीधा hit करना चाहिए था ताकि वो birds उड़ती। तो वहां से ये phrase आया है beat about the bush। आगे समझ आपको? To make a beeline, beeline is for something, beeline बनाना यानी एक लाइन में, जैसे beeline वर्ड दिया हुआ है कि जैसे बीज एक लाइन में चलती हैं, यू मस्ट हैव सीन मूवीज एंड ऑल कार्टून्स, बीज एक के पीछे एक चलती रहती हैं, वो ऐसे ही चलती हैं, तो ये होता है टू हेड इन ए डायरेक्शन हरिडली, ये दिस विल से, सॉरी दिस इज हरिडली होना चाहिए, HURRIDLY, हरिडली होना चाहिए, टू हेड इन ए डायरेक्शन हरिडली है, तेजी से उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ना होता है। ओके, सो व्हाट वी से इज सेंटेंस लाइक दिस, व्हेन एप्पल फोन वाज अनाउंस्ड पीपल मेड अ बी लाइन इन फ्रंट ऑफ द स्टोर्स, सब एक ही तरफ बढ़ रहे थे कि यार मुझे मिल जाए काइंड ऑफ दिस थिंग, दैट इज मेक अ बी लाइन हो जाता है। ओके, तो यानी हमने यहाँ पर वो बीज के एक नॉर्मल उसका बिहेवियर है उसको कंसिडर कर लिया कि जैसे वो बी लाइन बनाती हैं। होप यू अंडरस्टैंड? ओके, तो व्हेन द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड फॉर ए मीटिंग, तो ऑल द मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या मेड ए बी लाइन, ये जैसे मेड ए बी लाइन हो जाता है। तो अब देखिए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, एक फ्रेज हम लगाते हैं, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ओल्ड ब्लॉक मतलब ऐसा मान के चलो कि वुडन का ब्लॉक है, वुडन के ब्लॉक में से हमने एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया, एक चिप अलग कर ली, तो क्या हो गया भाई, वुडन ब्लॉक में जो कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो लकड़ी के उस पीस में भी सेम कैरेक्टरिस्टिक होंगी, यानी दोनों में सेम क्वालिटीज हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हैविंग रिजेम्बलेंस टू वंस पेरेंट्स आ जाता है, इट मीन्स चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक हो जाता है, यानी अपने पेरेंट्स की क्वालिटीज होना, नॉट ओनली लुक्स, कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती हैं, तो हम कहते हैं कि दैट फेलो इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। आई हैव रिटन वन सेंटेंस फॉर यू, अभिषेक बच्चन इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ही मतलब अगर आप देखें हाइट और आवाज में ही इज क्वाइट लाइक अमिताभ बच्चन, तो वी से ही इज अभिषेक बच्चन इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। तो जस्ट ट्राइंग टू मेक अ रेलेवेंस कि चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ब्लॉक का एक चिप है, बी लाइन बी ऐसे चलती हैं, बीट अबाउट द बुश, बुश के चारों तरफ वाला वो स्टोरी मैंने आपको बताई है, बैंडी मतलब हमने कहा कि आर्ग्यू से, आप देखिए उसका मतलब होता है, एंड बेकर्स डजन, बेकर की स्टोरी से। इट मीन्स इफ यू जस्ट ट्राई टू क्रैक द लॉजिक बिहाइंड द फ्रेज, इट इज ईजी लर्निंग आफ्टर दैट। होप यू अंडरस्टैंड? रटिए नहीं, ऑप्शंस देकर आपको लॉजिक तभी आएगा जब आपके दिमाग में पहले से उसका स्टोरी लाइन है। ऐसे 4 ऑप्शन देकर आप हो सकता है कि 2 तो रूल आउट कर दें, लेकिन फिर आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। अ ब्लू आइड बॉय या ब्लू आइड पर्सन भी कह सकते हैं, फ्रेज इज लाइक गिवन लाइक दिस, ब्लू आइड बॉय, ब्लू आइड पर्सन भी हो सकता है। ब्लू आइड बॉय मतलब उसको हम कहते हैं बड़ा फेवरेट काइंड ऑफ पर्सन, हु इज हाईली रिगार्डेड और फेवर्ड, ब्लू आइड फेलो होता है। क्लास में कोई स्टूडेंट है जिसको टीचर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं या हर बार उसको एडवांटेज देने की कोशिश करते हैं, तो वो आई से
कि यार ही इज़ ए ब्लू आइड बॉय लाइक पीपल फॉर द टीचर्स, ऐसा वाला हम बोल देते हैं, ब्लू आइड बॉय हो जाता है। ठीक है, यहाँ समझ आता है क्योंकि वो एक्सेप्शनल होता है। ठीक है, क्योंकि वो एक्सेप्शनल होता है, सबसे अलग दिखता है, तो हमने बोला ब्लू आइड बॉय होता है। ब्लू इज कंसिडर्ड दैट वे। तो ब्लू आइड कम ही लोगों की होती हैं, तो नेचुरली हमेशा कहीं ना कहीं टारगेट में रहता है, हर हमेशा कहीं ना कहीं लोगों की फेवर में रहता है, वो लोग उसके बारे में बात कर। तो मैंने लिखा साइकोफ्रेंड्स आर जनरली ब्लू आइड बॉयज। साइकोफ्रेंड्स मतलब वो जो बूट लिकर्स होते हैं, चमचा जिसे कहते हैं, तो नॉर्मली वो ऊपर के लोग जो होते हैं वो उनको ज़्यादा याद रखते हैं। ऑब्वियसली जैसे ब्लू आइड वाला बच्चा हर बार दिखेगा उसके, तो उसको वैसे हमने किया, कनेक्ट किया। एक और फ्रेज देखते हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। कैट आपके बैग में डाल के दे दी थी, मैंने कहा था यार यू कैरी इट समवेयर, बट कैट इज ए स्टील्थली करेक्टर, यू नो, वो बड़ा चालाक टाइप की होती है, जल्दी से निकल जाती है, स्लिप कर सकती है। तो आप बैग में ले गए, लेकिन वहां तक जाके पहुंचा तो पता चला कि यार इट वॉज नॉट देयर। तो ये कहीं हो जाता है टू रिवील ए सीक्रेट केयरलेसली और बाई मिस्टेक। अगर आप बोल रहे हैं टू रिवील ए सीक्रेट, तो प्रॉब्लम ठीक है, लेकिन नॉट वेरी गुड। समझो बात को, इसका एग्जैक्टली आंसर है टू रिवील ए सीक्रेट केयरलेसली या टू रिवील ए सीक्रेट बाई मिस्टेक हो जाता है। गलती से ऐसा आपसे हो गया कि आपने सीक्रेट रिवील कर दिया, वो होता है क्या नाम है, रिवील ए सीक्रेट केयरलेसली। अगर इसकी अपोजिट एक फ्रेज देखें तो वो होता है ना, एक फ्रेज होती है टू स्पिल द बीन्स। तो स्पिल द बीन्स होता है टू रिवील ए सीक्रेट नोइंगली, बट ये जो होता है टू रिवील ए सीक्रेट अननोइंगली हो जाता है। दैट इज व्हाट द केस इज, क्योंकि आप कैरी कर रहे थे, लेकिन आई टोल्ड यू दैट कैट इज ए स्टील्थी करेक्टर, आपको नहीं पता चला, उसने चकमा दे दिया और गलती से ऐसा हो गया। दैट्स व्हाट वी से इज। So there is no point in holding a surprise birthday party for Mayank as you have already let the cat out of the bag. तो आप में मैंने आपको कहा था कि उसके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी करेंगे, लेकिन अननोइंगली आप मयंक से बात कर रहे थे, आपके मुंह से निकल गया, तो आपने क्या करा, यू हैव लेट द कैट आउट ऑफ द बैग हो जाता। नो, गेट कोल्ड फीट। कोल्ड फीट, पाँव आपके ठंडे हो रहे हैं। ठंडे हो रहे हैं कब भी, अगर आप तेज़ी से चलते हैं तो एग्रेसिवली होते हैं, लेकिन कोल्ड फीट है, आपके पाँव चलाना आपको मुश्किल हो रहा है। कब मुश्किल हो रहा है, वो यहाँ पर ऐसा कह रहा है कि जब आप नर्वस होते हैं तो यू गेट कोल्ड फीट होता है, यू गेट कोल्ड फीट होता है। दैट्स व्हाट आई से इज। भाई सपोज देयर इज सम फेलो द वन हु हैज स्टेज फ्राइट, उसको स्टेज पे जाने का डर लगता है, टीचर ने उसे मान लीजिए फिर भी जॉब दे दी कि नहीं तुम्हें ये करना ही होगा, ठीक है, ही विल डू इट, लेकिन वो प्रिपेयर हो गया, उसने रिहर्सल किया, सब कुछ किया, ग्रीन रूम में मेकअप हो गया, सब कुछ किया, नाउ ही इज वेटिंग फॉर हिज टर्न। द मोमेंट द बेल रिंग्स देयर ऑन द स्टेज, नाउ इट इज हिज टर्न। तो जब उसे वो 10-15-20 कदम अपने ग्रीन रूम से वहां तक जाना है, क्या नाम है, स्टेज तक, तो उस वक्त वो बड़ा नर्वस फील कर रहा है, स्केप्टिकल फील कर रहा है, तो उसके फीट जैसे तेजी से आप जाएंगे, अदरवाइज वो बड़ा नर्वस हो गया, तो आप क्या कह सकते हैं, कोल्ड फीट हो जाता है। ओके, तो दैट्स व्हाट द केस इज। आई जनरली गेट कोल्ड फीट बिफोर माई मैथ्स एग्जाम। तो अगर मान लीजिए मुझे मैथ्स नहीं आता तो मैं थोड़ा सा घबराया होता हूँ उस दिन, तो कोल्ड फीट होता है, वैसे मान लीजिए। एंड देन अनदर फ्रेज फॉर यू, पुट वंस फुट इन वंस माउथ। पुट वंस फुट इन वंस माउथ, तो ऐसा कौन करता है कि अपने फुट को अपने मुंह में डालेगा। छोटा बच्चा, बहुत छोटा टॉडलर होता है, वो कभी कभी ऐसा पाँव के अंगूठा मुंह में डाल लेता है, ऐसा हम देखते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। तो यानी वो ऐसे बचकाना हरकत कौन कर रहा है, ये बचकाना हरकत से है ना कहीं। छोटे बच्चे हाथ का अंगूठा मुंह में डालते हैं, लेकिन पाँव का अंगूठा कौन, हार्डली एनी टाइम यू हैव सीन। तो ये जो पुट वंस फुट वन वंस माउथ है, इसका मतलब ये बड़ा बचकाना हरकत है, बड़ी सिली हरकत है, इट इज़ लाइक चाइल्डिश एक्ट हो गया। तो वी से या टू से समथिंग फुलिश, एम्बेरसिंग और टैक्टलेस, वी कॉल पुट वंस फुट इन वंस माउथ हो जाता है। 4 लोगों के ग्रुप में आपको कुछ ऐसा सीक्रेट मालूम था या कुछ ऐसी बात आपने वहां जाकर बोल दी और जरा सिचुएशन बड़ी एम्बैरेसिंग हो गई, तो ऐसे वाले में आपने ये स्टेज खड़ी कर दी। तो ऐसे ही सच ए गॉश होता है टैक्टलेस फेलो, ही नॉर्मली पुट्स हिज फुट इन हिज माउथ ड्यूरिंग मीटिंग्स। तो कुछ ना कुछ वो ऐसा कह देता है कि सिचुएशन खराब हो जाती है। होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंड दैट इज व्हाट द वे वी रियली नीड टू लर्न, कि अगर हम उसका देखें ओरिजिन क्या है, उस वर्ड का मीनिंग क्या है, अच्छा यार इसका लॉजिक क्या होगा, अगर आप इस चीज़ों को समझते हो तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। तो दैट इज द वे आई हैव जस्ट डिस्कस दीज फ्रेजेस विद यू। यू नीड टू अंडरस्टैंड द फ्रेज दैट वे। आई एम सेइंग लर्निंग मतलब रट्टा नहीं,
मगिंग अप नहीं, क्रैमिंग नहीं, बस हम समझ रहे हैं, समझ समझ के हमारी लर्निंग हो जाएगी, हम उसको कनेक्ट करना सीख जाएंगे, एंड दैट इज व्हाट द राइट वे ऑफ डूइंग. ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर.